बैक्टीरिया के वो होते हैं, क्या हो रहा है बार बार यार, किसी बैक्टीरिया के रेसिस्ट होते हैं, ऐसे जीन को उसमें डाला जाता है, प्लाज्मिड के थ्रू उनकी ग्रो करवाई जाती है। ठीक है, याद है, क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी ये कहाँ पाई जाती है? तो इंक्लूजन बॉडी जो है वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी कहाँ पाई जा रही है? इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में पाई जा रही है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होती है ये, विदाउट मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी जो होती है उसका कहाँ पाई जाती है? वो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, वो प्रोकैरियोट्स में होती है, मेम्ब्रेन युक्त नहीं, सॉरी मेम्ब्रेन युक्त नहीं होती, वो मेम्ब्रेन रहित होती है। और उसका काम क्या होता है? रिजर्व मटेरियल जो है उसको स्टोर करना। ठीक है, उसका काम क्या होता है? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करना। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में हो गए, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, नाम से ये फॉस्फोरस को करती है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन को स्टोर करती है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गया, प्रोटीन होता है ये, है ना। और गैस वैक्यूल, ठीक है, गैस स्टोर करती है। क्या करेगी? स्टोर एयर। ठीक है, स्टोर एयर से क्या होगा? बोयेंसी प्रदान होती है, उत्प्लावकता। ठीक है भाई, तैरते हैं ना, उत्प्लावकता, तो क्या होती है? उत्प्लावकता। ठीक है, गैस वैक्यूल के कारण, या फिर ये फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है, तो ये जो गैस वैक्यूल है वो प्रेजेंट किन में होता है? तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड बीजीए। बीजीए बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, नीट में यहां से सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक बार नीट में सवाल पूछा गया था, आई थिंक 15-16 के करीबन, प्रॉपर याद नहीं है। एक बार नीट में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इससे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एंड बीजीए, ये इसके एग्जाम्पल। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी जो है वो कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में होती है, झिल्ली रहित होती है, और क्या करती है? ये रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। याद है, क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। क्या करेगी? रिजर्व मटेरियल को स्टोर करेगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो गया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो गया, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो गया, ठीक है, और गैस वैक्यूल हो गया। गैस वैक्यूल का काम क्या होता है? गैस वैक्यूल का काम होता है एयर को स्टोर करना, ठीक है, और प्रोवाइड वोयेंसी या फिर उत्प्लावकता प्रदान करती है, जो किस काम आती है? फ्लोटिंग के लिए, तैरने के काम आती है। किन में प्रेजेंट होती है ये? इनके एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। याद है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, सेल एनवलप। ठीक है, सेल एनवलप। तो
सेल एनवेलप में कौन से, एक लेयर हो गई ये सबसे बाहरी लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर हो गई ये, तीसरी लेयर हो गई ये। ठीक है, तो पहली जो लेयर है इसको क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोकैलिक्स। पहली जो लेयर है उसको कहा जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स। जो ये व्हाइट वाली लेयर है इसको क्या कहा जाएगा, सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ग्लाइकोकैलिक्स को हिंदी में वही लिखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो ब्लू कलर की लेयर है उसको क्या कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली। सबसे अंदर की जो लेयर है उसको क्या कहा जाएगा, कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल एनवलप। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल एनवलप। यहां तक क्लियर है भाई, इसमें कुछ नहीं है। सेल एनवलप जो है उसमें तीन लेयर हैं। पहला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। देखो हमने यहां तक तो देखा ही था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल्स में सबसे बाहरी लेयर होती है। वहीं अपन प्लांट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, उसको सेल वॉल कहा जाता है। वो प्लांट्स का स्पेसिफिक फीचर है। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में बाहरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर जो सेल वॉल से भी बाहर होती है, वो लेयर पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो तीन लेयर का लेवल हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। और ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सेल एनवलप। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि सबसे बाहरी लेयर कौन सी, तो मोस्टली सेल वॉल आती है, अगर प्लांट्स वगैरह की, बैक्टीरियाज वगैरह की बात करें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स भी लेयर पाई जाती है। तो अगर आपसे बात की जाए कि सेल एनवलप की सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, तो सेल एनवलप की सबसे बाहरी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके अंदर सेल वॉल एंड उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि उसका झिल्ली होती है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। कितनी लेयर होती है ये, 3 लेयर होती है। ठीक है, नोट्स भी बनाना कंपलसरी है ना। तो देखो जैसे जैसे शॉर्ट नोट्स के लिए बिल्कुल जिस तरीके से लिखा जा रहा है, आपको भी अपने नोटबुक में जितना हो सके उतना, मतलब एक प्रॉपर वे में, जिससे कि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो और बहुत शॉर्ट नोट में आपकी बॉटनी जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो हम बहुत थोड़ा लेके चलने वाले हैं राइटिंग मटेरियल में, लेकिन उतना रहेगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी उससे। ठीक है, तो ये 3 लेयर होती है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए, पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, सो कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़। केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो केमिकल कंपोजिशन इसका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। आपके एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है ये। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इन मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट ये प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट प्रेजेंट। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टाइटली अटैच्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि ढीली ढीली लेयर है, ऐसे एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा रखा, दूसरे कपड़े ऊपर तीसरा कपड़ा ढीला सा, ऐसा नहीं। टाइटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, टाइटली अटैच्ड। ठीक है, और कैसे काम करते हैं, मतलब एक प्रोटेक्टिव यूनिट जो होती है उसकी तरह काम करते हैं। तो एक्ट एज प्रोटेक्टिव यूनिट, मतलब रक्षा करने के लिए, रक्षा करने की एक इकाई जो होती है, ऐसे काम करते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, सेल को प्रोटेक्शन करना। भाई सेल वॉल का काम आपको पता ही है, सेल वॉल क्या बस्ट वगैरह नहीं हो जाए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है कि कोलैप्सिंग को रोकने के लिए सेल वॉल होती है। ठीक है, अगर सेल वॉल नहीं हो तो सेल कोलैप्स भी कर सकती है। ठीक है, तो इन जो लेयर है उनका काम क्या होता है, सेल एनवलप, एक और लेयर आ गई ऊपर से। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की। वेट अ मिनट। ठीक है, वेट अ मिनट।
तो ये क्या करती है, एक्ट एज प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। तो आप हेडिंग डालेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 3 लेयर होती हैं, केमिकल कंपोजिशन जो होता है उनका कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट में ये प्रेजेंट होती हैं, टाइटली अटैच्ड होती हैं ये। ठीक है, और एक्ट एज प्रोटेक्टिव यूनिट, यानी कि एक रक्षा की इकाई जो होती है, मतलब सिक्योरिटी का पर्पज मेन काम होता है, सेल को सिक्योर रखने का इनका काम होता है। ठीक है, उसमें अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की। तो ग्लाइकोकैलिक्स की इसमें बात करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन। ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, और कभी कभी क्या हुआ, प्रोटीन भी ऐड हो जाती है, तो समटाइम्स ऐड ऑन प्रोटीन, समटाइम्स ऐड ऑन प्रोटीन। मतलब पॉलीसैकेराइड का तो ये बना ही रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ऐड हो जाती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं या टफ। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाएगा, कैप्सूल। किसी भी कंडीशन में ऐसे कैसे रहते हैं, तो कैप्सूल, हार्ड होते हैं वो। ठीक है, दूसरे कैसे होते हैं, सॉफ्ट या लूज। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, स्लाइम लेयर। ठीक है भाई, 2 तरीके पाए जाते हैं ये। पहला होता है हार्ड या टफ, उसको क्या कहा जाएगा, कैप्सूल। ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा आपने, कैप्सूल, हार्ड एकदम। ठीक है, और दूसरा सॉफ्ट या लूज, उसको क्या कहा जाएगा, स्लाइम लेयर। यहां तक क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, उसके बाद अपन डालते एक नोट। नोट में देखते थिकनेस एंड कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की क्या, थिकनेस, और इसकी कंपोजिशन। ठीक है, इसकी मोटाई और इसकी संगठन। ठीक है, कंपोजिशन मतलब संगठन, वो क्या करता है, वेरी करता है, बदलता रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टिकी कैरेक्टर प्रदान करता है बैक्टीरिया को। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, स्टिकी यानी कि चिपचिपा, चिपचिपा कैरेक्टर प्रदान करेगा, किसको, बैक्टीरिया को। ठीक है, ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, इसको चिपचिपा कैरेक्टर प्रदान करना बैक्टीरिया को। ठीक है, और ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस जो है और क्या बोलते हैं, इसका कंपोजिशन जो है वो वेरी करता रहता है, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट टू प्रोकैरियोट, अलग टू अलग अलग है ना, वो वेरी करता रहता है। उसके बाद बात करते हैं अपन सेल वॉल। यहाँ तक क्लियर है सबको। भाई देखो क्या है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है ये। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसमें प्रोटीन भी एक्स्ट्रा होती है ऐड। ठीक है, एक कौन से होते हैं, हार्ड या टफ, उनको क्या कहा जाता है, कैप्सूल कहा जाता है। दूसरे होते हैं सॉफ्ट या लूज, उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है उसकी थिकनेस और उसका कंपोजिशन वेरी करता रहता है, प्रोकैरियोट टू प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है इसको चिपचिपा प्रदान करना। ठीक है, चिपचिपा जो कैरेक्टर होता है ना, कहीं भी चिपक जाए, रॉक से चिपक गया, किसी एनिमल सेल से चिपक गया, किसी से भी चिपक गया वो। अब अगर उसका चिपचिपा लेयर मतलब चिपचिपा नहीं होगा वो, अगर वो चिकना होगा तो जाहिर सी बात वो चिपक नहीं पाएगा, तो उसके लिए चिपचिपाहट जरूरी है, और वो कौन प्रदान करता है, ग्लाइकोकैलिक्स। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल का कंपोजिशन, अगर सेल वॉल के कंपोजिशन की बात की जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है।
पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, कंपोजिशन क्या है इसका? पेप्टाइडोग्लाइकेन। लिख देता हूं मैं संगठन। संगठन क्या है इसका? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या होते हैं? एक होता है शुगर, ठीक है, एक होता है शुगर और एक होता है अमीनो एसिड। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या होता है? एक होता है शुगर और एक होता है अमीनो एसिड। ठीक है, सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है शेप जो होती है उसको मेंटेन करना। ठीक है, उसकी जो आकृति होती है उसको मेंटेन करना। ठीक है, ये किससे सुरक्षा करता है? यानी कि बस्ट होने से, सेल बस्टिंग या कोलैप्सिंग। काम क्या होता है? बस्टिंग से बचाना या कोलैप्सिंग से बचाना। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में टर्म दे रखी है कोलैप्सिंग। तो सेल वॉल का काम होता है सेल को फटने से बचाना। ठीक है, सेल वॉल का काम होता है सेल को फटने से बचाना। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, कोशिका झिल्ली। तीसरा पॉइंट कौन सा है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अगर हम इसके संगठन की बात करें तो कोशिका झिल्ली का संगठन क्या होता है? लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी आगे जब सारा बताया जाएगा। ठीक है, कि कौन सा मतलब स्नेही होती है, जल स्नेही, ठीक है, कौन सी हाइड्रोफोबिक होती है, एक्सेट्रा, जो जल से दूर भागती है। ठीक है, तो अलग अलग लेयर है, उसके बारे में बताया जाएगा। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। दूसरा, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मतलब जरूरत की चीजें ही बाहर जा सकती, मतलब सॉरी, जरूरत की चीजें ही अंदर जा सकती हैं और जो वेस्ट मटेरियल वो ही बाहर जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी भीतर आ रहा है। भाई कोई म्यूजियम थोड़ी है कि घूमने जा रहे हैं, चलो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है। नहीं, बहुत जो जरूरत की चीज़, भाई वाटर है वो तो आ ही सकता है ना। देखते हैं एक बार, देखो ये, ठीक है, वाटर है, क्या अजीब सी स्ट्रक्चर बन रही है ये, वाटर है, ये तो आ ही सकता है। और सम सॉल्यूट, एक मिनट क्या हो गया ये, सम सॉल्यूट कैन पास, कुछ सॉल्यूट जो हैं वो इसको पास कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ सॉल्यूट कैन पास। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, अरे बार बार ज्यादा हो जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो संरचनात्मक रूप से यार पेंसिल को पता नहीं क्या होना है आज, संरचनात्मक रूप से प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में सेम होती है। ऐसा नहीं है कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक में अलग तरीके की पाई जा रही है और यूकैरियोटिक में अलग तरीके की पाई जा रही है। नहीं, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होगी, सेलेक्टिवली परमेएबल ही होगी, चयनात्मक पारगम्य होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक में अलग तरीके की हो रही है और यूकैरियोटिक में अलग तरीके की हो रही है। चलिए, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का रूपांतरण, हिंदी में लिखते हैं अपन थोड़ा, है ना, जितना हो सके। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली का रूपांतरण। इसमें सबसे पहले आता है मीजोजोम। इसमें सबसे पहले क्या आता है? मीजोजोम। ठीक है, एक बार हम स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। ये होगा आपकी सेल मेम्ब्रेन,
यहाँ से हमने लगाया थोड़ा सा कट, थोड़ा और लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और इस तरीके की ये संरचना बन गई, ठीक है, इस तरीके की संरचना। तो ये क्या है? मीजोसोम। क्या है? मीजोसोम। यहाँ तक क्लियर है? सेल का ही प्रवर्ध है ना, सेल का ही मॉडिफिकेशन है ना, ये सेल के अंदर ऐसे चला गया, ठीक है। और इस पे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। क्या पाए जा रहे हैं इस पे? एंजाइम्स। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो मीजोसोम जो होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का ही प्रवर्ध होता है, ठीक है, विस्तारण होता है, प्रवर्ध होता है, इसी का ही होता है, ठीक है। इन्वेजिनेशन या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन और एक्सटेंशन, ठीक है। उसका प्रवर्ध कह लीजिए, विस्तारण कह लीजिए, उसका विस्तार रूप कह लीजिए, तो ये सेल मेम्ब्रेन का ही वो होता है। मीजोसोम जो है वो वेसिकल फॉर्म में भी पाया जा सकता है, वो लैमेला फॉर्म में भी पाया जा सकता है, वो ट्यूब्यूल फॉर्म में भी पाया जा सकता है, ठीक है। लैमेला सॉरी मीजोसोम जो है वो वेसिकल फॉर्म में पाया जा सकता है, ठीक है, मतलब संपुटिका वगैरह, वेसिकल्स संपुटिका वगैरह रूप में पाया जा सकता है, लैमेला के रूप में पाया जा सकता है, ठीक है, या फिर ट्यूब्यूल के रूप में पाया जा सकता है। तो मीजोसोम जो है वो किसी भी फॉर्म में इनमें से पाया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, अपन यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? आप में से किसी को पता है यूकैरियोट में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? तो यूकैरियोट में रेस्पिरेशन के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोटिक में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो झिल्ली युक्त उपांग है, सॉरी कोशिकांग है भाई, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है ना, सेल ऑर्गेनेली। अब प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली पाए नहीं जाते, या फिर कोशिकांग पाए नहीं जाते, तो रेस्पिरेशन के लिए कोई तो चाहिए। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है मीजोसोम। बोलो यहां तक क्लियर है? अरे भाई यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली या फिर कोशिकांग पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट में, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अब झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जा रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जा सकता। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जा रहा है तो रेस्पिरेशन के लिए यूकैरियोटिक सेल में तो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया था, यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया था, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो हमें कोई चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि यूकैरियोटिक ही यूकैरियोटिक रेस्पिरेशन करेगी, प्रोकैरियोट रेस्पिरेशन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन दोनों करते हैं। उसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें क्या होता है? मीजोसोम होता है। आपको याद रखना है इस बात को, प्रोकैरियोट में रेस्पिरेशन के लिए मीजोसोम होता है और यूकैरियोट में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है? तो मीजोसोम जो है उसके कार्य देख लेते हैं हम, ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लेते हैं। कार्य पहला कौन सा हो गया? पहला कौन सा काम हो गया? श्वसन हो गया। दूसरा काम क्या होगा? देखो मैं बताता हूं एक बार, ये सेल मेम्ब्रेन जो थी ऐसे जाती, सीधे 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 ऐसे जाती है, लेकिन ये क्या ऐसे प्रवर्ध हो गया इसमें, ठीक है, ऐसे हो गया। तो इससे सरफेस एरिया बढ़ा है या घटा है? भाई ऑब्वियसली बढ़ा है ना,
भाई देखो कितना सरफेस एरिया बड़ा है, ये सिर्फ इतना जाना था, लेकिन ये जा कितना रहा, इतना इतना इतना, ये तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बड़ा है। तो मीजोसोम का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना या पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना, ठीक है। मीजोसोम का काम क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना। और तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम होता है इसका एंजाइम कंटेन करता है, एंजाइम रखता है। एंजाइम कंटेंट, एग्जाम कंटेंट, एंजाइम कंटेंट जो उसको बढ़ाना। भाई इस पे एंजाइम पाइज आ रहे हैं ना, हमने बताए थे अभी, ये एंजाइम, तो एंजाइम कंटेंट को बढ़ाना। पहला कैरेक्टर क्या हो गया, पहला काम क्या हो गया, पहला काम हो गया रेस्पिरेशन को बढ़ाता है। दूसरा काम हो गया ये पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है। तीसरा काम हो गया ये एंजाइम कंटेंट को बढ़ाता है, एंजाइम कंटेंट को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा काम हो गया इसका सीक्रेशन का। चौथा काम क्या हो गया इसका, एक मिनट, श्रवण, ठीक है। चौथा काम क्या होगा इसका, श्रवण करना। श्रवण मतलब रिलीज मटेरियल आउटसाइड द सेल, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कोश का जल्दी से बाहर निकालता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को सेल से आउट करना, ठीक है। सीक्रेशन का काम हो गया चौथा। पांचवा काम क्या होता है इसका, सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। कोश का भित्ति जो है उसका संश्लेषण, इसका पांचवा काम हो गया। इसका छठा काम क्या होता है, छठा काम होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन करना, और इसको क्या है, इक्वली बांटना दोनों डॉटर सेल में, ठीक है। डॉटर सेल में इसको इक्वली बांटना। देख लेते हैं अपन, एक बार लिख देता हूं मैं इसको, डीएनए रेप्लिकेशन, फिर बिट डायग्राम समझ लेंगे एक बार इसको, है ना। एंड इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेशन का मतलब उसको विभाजित करना, ठीक है, उसकी प्रति बनाना, एक डीएनए से दो डीएनए बनाना। तो पहला क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, और क्या करेगा, इसके डॉटर सेल में उसको बराबर बराबर बांटना। ये क्या काम, किसका काम होता है, मीजोसोम का। उसके लिए देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मीजोसोम, यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए से लगा हुआ है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीजोसोम डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, नी का डीएनए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, होता ही है वो तो बस, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ये हो गया। उसके बाद आगे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन किसका, डीएनए का, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। हमने बनाई है सेल, मीजोसोम बना दिया, ठीक है, वो काटना पड़ेगा, वो डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। इसके बाद एक जो है वो यहाँ हो गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और दूसरा हो गया इधर हो गया, ठीक है, दो डीएनए बन गए। उसके बाद क्या होगा, साइड में कर लेते हैं क्योंकि बार बार भागना तो मतलब नहीं है, नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मीजोसोम डिवाइड एंड मूव, ठीक है। तो एक मीजोसोम ये हो गया, एक मीजोसोम ये हो गया,
ठीक है, इससे वही डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बढ़ा हुआ है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बना हुआ है, बढ़ा हुआ है। फिर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का बनना, इन्वेजिनेशन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का बनना। यार फिर दिक्कत दे रहा है पैड। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, इसमें क्या होगा, नहीं थोड़ा सा लंबा बनाते हैं सेल, ठीक है। यहाँ से कट लग गया, वही सेम मीजोसोम इधर, एक मीजोसोम इधर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एक इधर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एक इधर। उसके बाद क्या होगा, सीधे डॉटर सेल बन जाएगी। इन्हें अभी सर्कुलर कर लेता हूँ यार, ठीक है भाई, डॉटर सेल बराबर बनेगी, वो स्ट्रक्चर ऐसी होगी, ठीक है। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इधर लग गया, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इधर लग गया, तो ये बन गई डॉटर सेल, DAUGSTER, डॉटर सेल, ठीक है, ये बन गई डॉटर सेल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। एक वेट अ मिनट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 6 पॉइंट, ठीक है। 5 पॉइंट कौन से, पहला रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, तीसरा एंजाइम कंटेंट को बढ़ा रहा है, चौथा श्रवण कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर करना, पांचवा सेल वॉल का सिंथेसिस, और छठवां कौन सा है, डीएनए की प्रतिकृति और इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका क्या है, प्रत्येक डॉटर सेल में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले क्या होगा, मीजोसोम से डबल स्टैंडर्ड डीएनए जुड़ा हुआ है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो दोनों तरफ डीएनए जुड़ गया, इधर और इधर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, मीजोसोम डिवाइड होगा, मीजोसोम खुद डिवाइड हो रहा है और क्या है, मूव कर रहा है, दोनों तरफ मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजन हुआ, कट लगा, उसके बाद डॉटर सेल बन गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। उसके बाद अगला है क्रोमेटोफोर, सेल मेम्ब्रेन के बाद क्रोमेटोफोर, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाद है क्रोमेटोफोर। ये कुछ प्रोकैरियोट है लाइक बीजीए, उनमें ये पाया जाता है, ठीक है। ये रहता कहाँ है, तो ये रहता है अपने घर में, घर कौन सा है इसका, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में किस तरीके से पाया जाएगा, ये, ठीक है, इस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है। और बीच बीच में इसमें क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, तो ये पिगमेंट और ये क्या है, क्रोमेटोफोर, ये क्रोमेटोफोर है, ठीक है, ये वाला। और ये वाली सबको पता है, सेल मेम्ब्रेन किसकी दीवार है, विधायक जी की, ठीक है ना। अरे भाई किसकी दीवार है, बोले विधायक जी की है, तो सबको पता है इसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन,
भाई शहर में घर होता है, विधायक जी का सबको पता रहता है ना कि विधायक जी का घर है। सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये जो होता है ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही प्रवर्ध होता है या फिर विस्तृत रूप होता है, इन्वेजिनेशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी ठीक है, इन्वेजिनेशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जिस तरीके से म्यूजोसोम था उसी तरीके से क्रोमेटोफोर भी इसी का इन्वेजन या फिर एक्सटेंशन होता है। ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कहाँ पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में। इसका घर कहाँ है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रोमेटोफोर का घर कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट आता है, भाई बहुत छोटा सा, कोई दिक्कत, अरे कहाँ भाग रहा भाई, आ जाओ। उसके बाद अगला आता है पिलाई एंड फिम्बरी। भाई देखो, बॉटनी के सबसे छोटे नोट्स रहने वाले हैं, है ना। इससे ज़्यादा और छोटा, मतलब एक साल के पूरे कोर्स में इससे ज़्यादा छोटे कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकता। हम जितना हो सके उतना छोटे से छोटे नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। जिससे कि क्या है कि देखो, एक जब साल पूरे कंप्लीट होने का आएगी, आप देखो अगर किसी की मॉड्यूल्स वगैरह देखते हो ना, जैसे एलन का देख लिया, है ना, या बंसल एक्सेट्रा, किसी का भी अगर आप मॉड्यूल देखते हो तो मॉड्यूल इतना बड़ा होता है भाई, बहुत बड़े होते हैं वो, है ना। और इवन जब एग्ज़ाम का टाइम जब पास आता जाता है तो इतना ज़्यादा पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं होता। उसी टाइम हमारे क्या आते हैं, शॉर्ट नोट्स की जो एक पूरा सार जिसमें रहता है, सारी चीज़ें रहती है। एक एनसीईआरटी, भाई हम जो नोट्स कराने वाले हैं उसमें ऐसे रहेंगे, एनसीईआरटी एकदम संक्षिप्त में रहने वाली है, ठीक है, कि क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले इससे, इस बात की गारंटी है। बस बने रहिए और नोट्स प्रॉपर बनाइए। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाने, देखो मैंने ये बहुत छोटे नोट्स रखे हैं, ये तो मतलब समझाने के लिए, जब आप नोटबुक में बनाओगे तो और छोटे छोटे बनेंगे इसे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं पिलाई एंड फिम्बरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने लोग इसको देखेंगे कितने नहीं देखेंगे। चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। कहते हैं ना कि घर से निकलिए सही, काफिला तो जुड़ता जाएगा। अब पूरी कहावत क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। और एक कहावत है ना कि जो लोग मुझे जंगल में छोड़ा है उनको पूछने का ये हक नहीं है कि भेड़िए ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो चलिए सारी यहीं शायरी यहीं बंद करते हैं, आगे चलते हैं। पिलाई या पिल्ली एंड फिम्बरी। उसके पहले हम ये लेते हैं सबसे पहले सेल। ओबियसली सीएम वाला पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन वाला, सेल वॉल वाला भी होता है, ये सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है फिलहाल, है ना। उसके बाद कहाँ भाग गया मेरा ये कलर, जानी भाई बिना तेरे कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गए लंबे वाले पार्ट, ये मैं बना देता हूँ छोटे वाले पार्ट, ठीक है, जिससे कि आपको समझाने के लिए आसान रहे। तो जो लंबे वाले पार्ट है, जो ये है लॉन्ग है, ट्यूब्यूलर है, लॉन्ग है, यार इसमें क्या दिक्कत है, लॉन्ग है, ट्यूब्यूलर है, ट्यूब्यूलर है, एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड है, ठीक है, प्लेन प्रोटीन है या प्लाइन प्रोटीन। एनसीईआरटी में सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोटीन करके नाम दे रखा है, ये प्रोटीन आपके में नहीं दे रखे एनसीईआरटी में। फिर भी आप देखो, आप इंटरेस्टेड हो, अगर याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो इसको। तो लॉन्ग होता है, ट्यूब्यूलर है, ये इलोंगेटेड है, प्लेन प्रोटीन है या पाइलिन प्रोटीन, ठीक है, या प्लाई प्रोटीन, प्लेन प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बोलना चाहो, ठीक है। और ये लेस इन नंबर होती है, संख्या में कम होती है, देख सकते हो ये मतलब संख्या में कम है, और ये संख्या बहुत सारे छोटे 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 छोटे। इसको क्या कहा जाएगा? पिली या पिलाई। क्या कहा जाएगा इसको? पिलाई। फिर दूसरे कौन से बचे? वो फिम्बरी बचे। तो ये कौन से होते हैं? शॉर्ट होते हैं, ठीक है, नंबर में ज़्यादा होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, ब्रिस्टल लाइक होते हैं, ब्रुश की तरह, ब्रुश, ब्रुश है तो ब्रश, ठीक है, आई थिंक ये हमारा लैंग्वेज रीजनल हो जाती है, ब्रश लाइक, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा? फिम्बरी।
मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या रहने वाली है। पिलाई एंड फिम्बरी या पिली एंड फिम्बरी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो नंबर में कम है और जो लंबे हैं, जो लंबे हैं और नंबर में कम है, उनकी शेप ट्यूबुलर है, एलोंगेटेड है, ठीक है। और कौन सी, प्लेन प्रोटीन या फिर स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पिलाई कहा जाता है। और दूसरे जो छोटे होते हैं, नंबर में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, फिम्बरी कहा जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। फिम्बरी का काम क्या होता है? फिम्बरी का काम होता है किसी रॉक वगैरह से अटैच करने के लिए, या होस्ट वगैरह से अटैच करने के लिए। फिम्बरी का काम, चिपक जाती है, पकड़ लेती है उनको। इसका काम लोकोमोशन बिल्कुल नहीं होता। ये कहाँ होती है? सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। प्लाई एंड फिम्बरी कहाँ होती है? सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। नॉन लोकोमोटरी, नॉन लोकोमोटरी कैसी होती है? नॉन लोकोमोटरी। नॉन लोकोमोटरी का मतलब ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करती हैं, इनका लोकोमोशन से कोई संबंध नहीं होता। और कैसी है ये? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल के समान संरचना। कैसी है ये? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लाई एंड फिम्बरी, याद रखना, प्लाई और फिम्बरी भाई लग रही है धागे की तरह, मतलब जो गिजाई वगैरह टाइप की होते हैं उनके पैरों वगैरह में होते इतने सारे, लग उस तरीके की रही है, लेकिन इसका काम लोकोमोशन का बिल्कुल नहीं होता। इसका लोकोमोशन से कोई संबंध नहीं। हाँ, फिम्बरी जरूर रॉक वगैरह या होस्ट सेल वगैरह से अटैच होने के काम आती है, लेकिन इसका संबंध लोकोमोशन से नहीं होता। और ये कहाँ पाई जाती है? बैक्टीरिया के सरफेस पर पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है फ्लैजिला। ये होता है जो लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करता है आपके, फ्लैजिला। तो नंबर मतलब फ्लैजिला की संख्या और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन वो वेरी कर सकता है। कैसे? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये कहाँ भाग गई? अच्छा ये है, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, ठीक है। यार कहाँ भाग रहे हैं ये? तो हो सकता है कि फ्लैजिला हो ही ना, एब्सेंट हो सकता है फ्लैजिला एक ही तरफ हो सकता है फ्लैजिला दोनों तरफ हो सकता है एक ही तरफ फ्लैजिला बहुत सारे हो सकता है दोनों तरफ फ्लैजिला बहुत सारे हों, और हो सकता है कि पूरी सरफेस पर फ्लैजिला हो। तो फ्लैजिला का नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन वेरी कर सकता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया में एक भी फ्लैजिला नहीं है, किसी में 2 फ्लैजिला है, किसी में एक ही तरफ एक ही फ्लैजिला है, किसी में दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला है, किसी में एक तरफ बहुत सारे फ्लैजिला है, किसी में दोनों तरफ बहुत सारे फ्लैजिला है, और किसी में पूरी सरफेस पर फ्लैजिला है। तो इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, ओके। तो ये क्या करता है? हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, यानी कि गतिशील होगा। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। अगर किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो बैक्टीरिया मोटाइल होगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है, चाहे उसमें प्लाई और फिम्बरी प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होगा, ठीक है। एक बार अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ठीक है, इस तरीके से की स्ट्रक्चर रहती है जिसमें इसको क्या कहा जाएगा, फिलामेंट। इसको क्या कहा जाएगा, फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो सबसे लंबा होता है इसमें, लॉन्गेस्ट। ठीक है, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इसमें सबसे लंबा क्या होता है, उसको फिलामेंट कहा जाता है। ये जो होता है वो सेल के बाहर होता है। फिलामेंट जो होता है वो सेल के बाहर होता है, सेल के अंदर फिलामेंट नहीं होता है। दूसरा इसका क्या होता है, बेसल बॉडी। भाई बाल की तरह हो गया ना, जड़ हो गई एक तरह की, है बेसल बॉडी हो गई। और ये क्या होता है, ब्लू कलर का हुक। ठीक है, हुक का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। ये पेंसिल यार, कनेक्ट करना, किसको कनेक्ट करेगा ये, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। ठीक है, हुक का काम क्या होता है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करना। ये वाला क्या है, सेल वॉल। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट है, ये जो बाहर पार्ट निकल के जा रहा है वो सेल वॉल है ये। ठीक है, सेल वॉल का प्रवर्ध है ये। तो सेल वॉल जो है उसके ऊपर ऊपर जा रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। देखो सबसे पहले हमने बनाई है सेल वॉल, उसके बाद बताई हमने बनाई सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है, बेसल बॉडी होता है। सेल वॉल पर क्या होता है, हुक लगा होता है, और हुक से सेल वॉल का प्रवर्ध के साथ साथ फिलामेंट निकलता है। तो ये ग्रीन या येलो कलर का जो हमने दिखा रखा है ये फिलामेंट है, ये सेल वॉल का प्रवर्ध है, सेल वॉल का है। ठीक है, ये बेसल बॉडी हो गया, ये सॉरी हुक हो गया, और ये जो है वो बेसल बॉडी हो गई येलो कलर का। हुक क्या काम करता है, बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं ये पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल होता है। नोट उसमें सेल मेम्ब्रेन का, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहां तक क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। आई थिंक मेरे हिसाब से यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर का देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ एनसीईआरटी का चल रहा था, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अपन आउट ऑफ एनसीईआरटी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके में दो टर्म दे रखे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, बस इतना तो वो समझने के लिए। तो अपन देख लेते हैं ग्राम, साइंटिस्ट का नाम था ये, ग्राम स्टेनिंग मेथड। ठीक है, समझने के लिए आपके लिए बस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने सेलों का झुंड लिया। ठीक है, सेलों का झुंड लिया, हमने क्या इसको डाई से रंजित किया। कौन सी डाई थी, क्रिस्टलाइन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट। यार पेन के चक्कर में स्पेलिंग का भी नहीं पता चला कहाँ कौन सी हो जाए। इसका कलर कौन सा, वॉयलेट, रेड या फिर पर्पल। ठीक है, जैसे हमने इसको रंजित किया इससे, तो ये तो कलर की हो गई। ठीक है, जैसे हमने इसको रंजित किया ये कलर की हो गई। फिर हमने क्या किया, इसको अल्कोहल से वॉश करवाया।
एल्कोहल वॉशिंग करवाई, ठीक है, एल्कोहल वॉशिंग करवाई तो क्या हुआ, दो इंस्ट्रूमेंट टूट गए। टूटने का इन द सेंस कुछ ऐसे थे जो अभी भी कलर के थे, अभी भी डाई से मिक्स थे ये, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कलर छोड़ दिया, तो ये क्या थे, कलरलेस, ठीक है। और ये क्या थे, रिटेन क्रिस्टल वॉलेट, रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट। यहाँ तक क्लियर है। तो ये रिटेन क्रिस्टल वॉलेट थे, इनको क्या क्या कहा जाने लगा, जी पॉजिटिव, यानी कि ग्राम पॉजिटिव। कलर कौन सा, वॉयलेट, रेड या पर्पल, ठीक है। इनको क्या कहा जाने लगा, ग्राम पॉजिटिव, जिनको अल्कोहल से वॉश करवाया लेकिन फिर भी जो ये धुले नहीं, ऐसे कैसे इनमें कलर रहा। जो कलर छूट गया उसको हमने क्या किया, सेफ्रानिन डाई फिर से यूज की, सेफ्रानिन डाई कैसे कलर की थी, पिंक कलर की, ठीक है। जैसे हमने इसको किया तो ये क्या हुआ, फिर से रंजित हो गई है। बोले ये तो धोखेबाज है, बोले ये तो कलर छोड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ये कलर कैसा हो गया इसका, पिंक कलर। इनको क्या कहा जाने लगा, अरे हट जा प्लस यार, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या स्टेनिंग मेथड यूज किया। स्टेन के लिए उन्होंने क्या लिया, क्रिस्टल वॉयलेट लिया, जो कि वॉयलेट, रेड या पर्पल कलर का था, ठीक है। उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज थे, उन बैक्टीरियाज पे इस डाई को डाला, तो सारी डाई जो है वो इस कलर की हो गई, वॉयलेट, रेड या पर्पल कलर की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एल्कोहल से वॉशिंग की। एल्कोहल से वॉशिंग की तो क्या हुआ, कुछ बैक्टीरिया जैसे थे जो कि अभी भी क्रिस्टल वॉयलेट से रंगे हुए थे, जिनका कलर अभी भी वॉयलेट, रेड या पर्पल था, उनको क्या कहा जाने लगा, ग्राम पॉजिटिव। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज थे जो अल्कोहल से वॉश करने के बाद कलरलेस हो गए, ठीक है, कलरलेस हो गए। फिर उसके बाद इनको क्या किया, सेफ्रानिन डाई से, जो कि पिंक कलर की थी, उससे इनको रंगा गया, तो क्या हुआ, ये फिर से रंग गए, और ये किस कलर के हो गए, पिंक कलर के, तो इनको क्या कहा जाने लगा, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, किस किस बेसिस पे, एक तो स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे और एक सेल एनवलप के कंपोजिशन के बेसिस पर। दो टाइप, स्टेनिंग प्रोसीजर, दूसरा कौन सा है, सेल एनवलप कंपोजिशन, ठीक है, सेल एनवलप कंपोजिशन। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करते हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद लेके आते हैं हम यूकैरियोटिक, ठीक है। और अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो, और सैटरडे नहीं सॉरी संडे को डाउट सेशन रहेगा, उसमें अपन डिस्कस करेंगे।